नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही है एक बड़ी सियासी खबर के साथ। तो एआईसीसी ने राजस्थान चुनाव के लिए कमेटियां गठित कर दी हैं। कांग्रेस ने कई कमेटियों का एक साथ ऐलान किया। आपको बता दें कि गोविंद राम मेघवाल बने हैं कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, रंधावा होंगे कोर कमेटी के चेयरमैन, अशोक गहलोत कोऑर्डिनेशन देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। मैनिफेस्टो का जिम्मा जो है वो चेयरमैन डॉक्टर सीपी जोशी को बनाया गया है। हरीश चौधरी स्ट्रेटेजिक कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। ममता भूपेश मीडिया और कम्युनिकेशन कमेटी के चेयरमैन बनाई गई हैं। तो लंबी सूची है, कुछ नाम हम आपको इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं। राजस्थान चुनाव के लिए कमेटियां गठित कर दी हैं। निजाम कंटारिया हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। निजाम, किस प्रकार की पूरी कमेटी गठित की गई है, किसको क्या जिम्मा दिया गया, जरा एक बार समरी बता दें। देखिए, बिल्कुल एक तरह से जो मुख्य रूप से अगर बात करें तो देखिए कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, साथ ही जो पीसीसी चीफ है डोटासरा भंवर जितेंद्र सिंह है, सीपी जोशी है, जैसे और सीपी जोशी हैं, उन सभी को एक तरह से अधिकांश कमेटियों 5 कमेटियों में सभी को रखा गया है अलग। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि कैंपेन कमेटी को लेकर जो बात कही जा रही थी उसमें गोविंद राम मेघवाल को जो है चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही को चेयरमैन के रूप में अशोक चांदना, जो कि अभी खेल मंत्री है, खेल और युवा मामले के मंत्री हैं। तो इसके साथ ही दानिश अबरार और राजकुमार शर्मा और चेतन डूडी। देखिए, दानिश अबरार और चेतन डूडी दोनों ही एक तरह से तो कहें तो चेतन डूडी जो कि विधायक हैं और साथ ही दानिश अबरार भी, दोनों को इस कैंपेन कमेटी में जो है जिम्मेदारी दी गई। देखिए, गोविंद राम मेघवाल, अशोक चांदना, यानी अगर बात कहें तो पूरी तरह से सोशल जो है कह सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। प्रताप सिंह खाचरियावास, रामलाल जाट इसमें शामिल है। कृष्णा पूनिया को जो कहें कि अब तक जो कमेटियां हुई उसमें ये पहली कमेटी है जिसमें कृष्णा पूनिया को भी एक जिम्मेदारी के तौर पर शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए गणेश गोगरा जो विधायक हैं, रामलाल मीणा, वैभव गहलोत जो कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको भी इस कमेटी कैंपेन कमेटी में शामिल किया गया। ये अब तक जितनी कमेटियां हुई, वैभव गहलोत की ये पहली एंट्री है जो इस कमेटी में है। इसके साथ अगर बात करें महेंद्र गहलोत को जगह दी गई। घनश्याम मेहर जो अब तक किसी भी अगर का ये बात करें तो कांग्रेसी नेता हैं और लगातार इनको कहें किसी में भी जगह नहीं मिली थी, लेकिन ये पहली बार इन्हें मिली। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह सांखला, किशन लाल जेडिया और जगदीश श्रीमाली, राखी गौतम को एक बात जो भी कहे कि महिला अध्यक्ष भी हाल ही में उनको महिला कांग्रेस की उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हेम सिंह शेखावत है, अभिषेक चौधरी है, यशवीर सूरा और नीतू कंवर भाटी जो हैं, ये सभी जो हैं कैंपेन कमेटी में। इसके साथ ही देखिए चूंकि मुख्यमंत्री खुद जो है इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं पीसीसी चीफ वो होते हैं, इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी मेंबर जो है इसमें होते हैं। तो इस तरह से अगर कहें बात तो ये देखिए कैंपेन कमेटी में जो है मुख्य रूप से अगर बात करें तो गोविंद राम मेघवाल को चेहरा बनाया गया है एक तरह से। तो ये एक बेहद अहम जो कह सकते हैं पड़ाव है कांग्रेस की ओर से देखने में कि गोविंद राम मेघवाल को एक चेहरा बनाया गया, क्योंकि कैंपेन कमेटी को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया जा सकता है, सीपी और साथ ही सचिन पायलट, सीपी जोशी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद है वो चेयरमैन हो सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा जो से कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव जो कैंपेन कमेटी में सबसे बड़ा सामने देखने को आया। इसके अलावा वैभव गहलोत को कैंपेन कमेटी में शामिल करना ये भी एक बड़ा जो कह सकते हैं बड़ा कदम है कांग्रेस का। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो कह सकते हैं कि उनके पुत्र हैं वैभव गहलोत को, उनको कैंपेन कमेटी में शामिल किया गया। तो ये एक बेहद अहम कह सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें शामिल। मैनिफेस्टो कमेटी, चूंकि देखिए मैनिफेस्टो में बहुत सारे जो है लीगल से जुड़े मामले होते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी जो कि अभी विधानसभा अध्यक्ष है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही जो राज्यसभा सांसद है नीरज डागी, उन्हें शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि जो अब तक राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं गौरव वल्लभ की एंट्री हुई है राजस्थान में, और उन्होंने हाल ही में हमारे सामने आया कि गौरव वल्लभ में राजस्थान से उन्होंने एक विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी जताई है। तो गौरव वल्लभ को जो है कन्वीनर बनाया गया है मैनिफेस्टो कमेटी में। ये एक महत्वपूर्ण देखिए प्रोफेसर गौरव वल्लभ यूं तो एआईसीसी के लिए, कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे हमारे सामने आते हैं। वो देश भर में कह सकते हैं कांग्रेस की बात अब तक रखता है, लेकिन अब वो उनकी एंट्री राजस्थान में हो चुकी है गौरव वल्लभ की। गौरव वल्लभ ने हाल ही में विधानसभा के लिए टिकट भी मांगा। टीकाराम मीणा, इसके साथ ही पुखराज पारासर जो कि मुख्यमंत्री गहलोत के कुनबे के माने जाते हैं, और लगातार कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात निरंजन आर्या जो कि अब तक पहले देखिए कि चीफ
मुख्य सचिव रह चुके हैं राजस्थान के, इसके साथ ही मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और अब उनको मैनिफेस्टो कमेटी में जगह दी गई है। विजेंद्र सिंह सिंधु है, साथ ही प्रोफेसर परेश व्यास हैं, जाकिर हुसैन है, कुलदीप सिंह पूनिया है, शेर सिंह सुपा, गिरिराज गर्ग है, जीएस बापना, गिरधारी सिंह बापना यानी कि जो पूर्व महाधिवक्ता रहे हैं राज्य के, और वो लगातार कह सकते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के जो लीगल मामले हैं उनको वो देखते रहे हैं। अगर हाल ही में अगर कहें तो जो मानहानि का केस चल रहा उनमें भी वो दिल्ली में कई बार देखे गए। तो जीएस बापना को ये जिम्मेदारी दी गई और अक्सर आप देखने में भी आया है कि मैनिफेस्टो जो तैयार होता है वो जीएस बापना की टीम हमेशा ही उसमें शामिल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें शिवराम लांबा है, आईवी त्रिवेदी, हिम्मत सिंह गुर्जर एक बार देखिए कि बड़ा एक महत्वपूर्ण नाम आता है जो आंदोलन से भी जुड़े रहे, लेकिन इस तरह से हिम्मत सिंह गुर्जर का इसमें नाम आया है। सुनील परिहार हैं और वंदना मीना, ये सभी जो हैं मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये एक बेहद अहम बात कह सकते हैं। सीपी जोशी को इसकी जिम्मेदारी जो दी गई है। अगर बात करें हम स्ट्रेटेजिक कमेटी में हरीश चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें हरीश चौधरी के साथ जो अगर कहें तो को चेयरमैन जो रहेंगे वो धीरज गुर्जर रहेंगे, रोहित बोरा है, राम सिंह कसवा जो कि एक वकालत के तौर पे वकील के तौर पे भी जाने जाते हैं, कहीं पीआईएल के माध्यम से भी जाने जाते हैं। अमित चाचान जो हैं उनको फिर से एक बार मौका दिया गया है एक स्ट्रेटेजिक कमेटी में, कह सकते हैं। रामेश्वर डूडी, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये नाम है रामेश्वर डूडी का, जो फिलहाल कह सकते हैं कि अभी गुड़गांव के मेदांता में एडमिट है और अभी तक उनको होश नहीं आ पाया, लेकिन पिछले कई दिनों 28 तारीख से वो जबकि ब्रेन हेमरेज हुआ, उनकी सर्जरी हुई, उसके बाद से वो भर्ती है, लेकिन उनको एक तरह से उनका नाम जो है कमेटी ने शामिल किया है, यानी कि कमेटी ने उम्मीद जताई है एआईसीसी ने कि वो जल्द स्वस्थ होंगे और वो स्ट्रेटेजिक कमेटी में शामिल होंगे। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण नाम अगर बात कहें तो रामेश्वर डूडी का भी इन्होंने निजाम एक चीज अब मुझे लगता है काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि जितनी कमेटियां बननी थी अब बन चुकी हैं, जिस प्रकार से बैठक होनी थी वो हो रही है, टिकट की प्रक्रिया भी चालू है। मतलब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इन कमेटियों के ऐलान के साथ ही अब पूरी तरीके से ये जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट कर लिया है। अब चुनाव में उतरना है, स्ट्रेटजी बनानी है और जो कमेटियां हैं वो अपना काम यहाँ से शुरू कर देंगी, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। 1.5-2 महीने के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर चुनाव में उतर जाएगी पार्टी। बिल्कुल, देखिए कि जो ये जो कमेटियां हैं उस कमेटियों में कई चीजें जो सोशल इंजीनियरिंग को साधा है, कई जो लोग टिकट के दावेदार हैं और जिनको शायद टिकट से परे रहे तो वो पार्टी के लिए काम करे, उनके भी नाम शामिल किए गए हैं। तो कई लोगों को जिन कमेटियों के जरिए कांग्रेस ने आने वाले मतलब कह सकते हैं कि देखिए कि अगले 1 महीने बाद, आज 6 सितंबर हो चुकी है और अगले 5 अक्टूबर तक किसी भी हाल में अगर कहें तो आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि 5 अक्टूबर अंतिम दिन हो सकता है आचार संहिता लगने का, उससे पहले ही लग सकती है। लेकिन अब 1 माह बचा है, अगर साफ तौर से कहे तो उसके बाद जो है 5 दिसंबर तक कभी भी चुनाव हो सकते हैं, 5 से 12 दिसंबर के बीच में, क्योंकि हम लगातार पिछले सालों से देखते रहे कि दिसंबर के फर्स्ट या दूसरे वीक में ये चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे तौर पे हमारा 3 महीने का समय है और 3 महीने के लिए अब चूंकि कम समय रह गया तो ये कमेटियां सभी घोषित कर दी गई है। सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है, उन नेताओं को एक तरह से जमीनी स्तर पर जो है मजबूत करने की कोशिश की गई है। गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना के एक तरह से बहुत बड़ा संदेश दे दिया गया है, यानी कि SC/ST वर्ग से उन्होंने कैंपेन कमेटी में चेयरमैन बनाया है। एक बड़ा नाम है निजाम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पिछले चुनाव में हमने देखा सचिन पायलट साहब की क्या भूमिका रही है, किस प्रकार से उनका चेहरा आगे किया गया, चुनाव लड़ा गया, सरकार भी बनी। इस बार सचिन पायलट की भूमिका पहले दिन से पूरा जो प्रोसेस शुरू हुआ तब से लेकर आज की कमेटियों के गठन तक किस प्रकार की उनकी भूमिका नजर आ रही है, और इस बार की जो कमेटी में इनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके बाद से क्या चीजें नजर आएगी आने वाले समय में, क्योंकि खेमेबाजी की बातें हमेशा से होती रही हैं। किस प्रकार से हरीश चौधरी जी को जो है वो स्ट्रेटेजिक कमेटी की जिम्मा दिया गया, जाहिर तौर पर रणनीति वो बनाएंगे, लेकिन पायलट साहब की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या एक उनका जैसी छवि है और जिस तरीके से वो जनाधार वाले नेता कहे जाते हैं, क्या वो इन कमेटियों के ऐलान के बाद में नजर आएगा या फिर जैसा चल रहा है एज इट इज चलता रहेगा? निजाम, देखिए अभी जो आज जो 8 कमेटियों का ऐलान किया उसमें से 5 कमेटियों में सचिन पायलट शामिल है, यानी उनको उसमें शामिल रखा गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपने कही, बिल्कुल एक उम्मीद जताई, एक संभावनाएं जो लगातार चर्चा में बनी रही थी वो यही थी कि उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता, लेकिन एआईसीसी ने अब पूरी तरह से ये मामला अशोक गहलोत के खेमे में डाल दिया है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए पिछले 3 महीने से आप जिस तरीके अगर आप बात करें तो राहत शिविर केंद्रों से लेकर उससे पहले भी जिस तरह से अगर अदावत कह देते हैं 25 सितंबर के बाद
से हालात बहुत अलग हो गए हैं। अगर बात करें एआईसीसी ने सारी चीजें जिम्मेदारियां जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे छोड़ दी। और बेहद अहम बात ये भी है, इस बीच में कहना चाहूंगा 25 सितंबर को लेकर जो 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी और इसके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़, तीनों का नाम किसी भी कमेटी में शामिल नहीं है। यानी कि एआईसीसी उन तीनों को माफ करने की स्थिति में यहां नजर नहीं आई है। लेकिन सचिन पायलट को सभी जगह शामिल किया गया है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया, उनको शांत गया है। सीडब्ल्यूसी मेंबर बना चुकी है कांग्रेस, यानी कि उन्हें शामिल किया गया है। लेकिन पूरा जो है खेल, पूरा जो कह सकते हैं फ्री हैंड अशोक गहलोत को दिया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक तरह से फ्री हैंड दिया गया। उनकी ही जिम्मेदारी कह सकते हैं बहुत ज्यादा है राजस्थान में कि वो चुनाव जिताए। पूरी तरह से पूरा जो टीम है, अगर उस सारे 8 कमेटियों के लोगों को देखा जाए तो 70 से 80% लोग जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहे जो हैं, या उन लोगों के नाम हैं, उनके विधायकों के नाम हैं, या जो पायलट ग्रुप खेमे को भी छोड़ के जो गहलोत खेमे में बाद में शामिल हुए उनके भी इसमें नाम है। तो यानी एआईसीसी ने एक तरीके से देखें तो खुला मैदान दे दिया है अशोक गहलोत के लिए, और एक बड़ी जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत के ऊपर है कि वो अब जो है राजस्थान की स्थिति जो है अपने स्तर पर मजबूत करके लाए। लेकिन देखिए ये एक चीज दूसरा पहलू भी है इसका कि अब इस मामले में सचिन पायलट अपनी भूमिका क्या निभाते हैं, क्या वो पूरे राजस्थान भर में अपनी जो पिछली बार की जो स्थिति थी वो उसको देखिए सचिन पायलट की सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि उन्होंने वो पश्चिम इस जो पूरी राजस्थान की बात करें या उनके क्षेत्र की बात करें तो उसमें खास तौर से 3 जो है सोशल इंजीनियरिंग को करने में कामयाब रहे। वो मीणा और साथ ही गुर्जर, मीणा और मुस्लिम समाजों को आपस में जोड़ने में कामयाब रहे, और इसका असर भी देखने को मिला। अब क्या वो चीज कामयाब रहती है या फिर से स्तर पे चलती है? देखिए सोशल इंजीनियरिंग हमेशा ही रहा है पार्टियों में, कोई इंकार नहीं कर सकता। और जिस तरह से कैंपेन कमेटी की घोषणा की गई है उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग कोशिश की गई है। सचिन पायलट को कैंपेन कमेटी में एक मेंबर के तौर पे शामिल किया गया है, लेकिन अशोक चांदना जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहे हैं हमेशा, उनको उसमें महत्वपूर्ण देखिए कि को चेयरमैन उसमें बनाया गया है कैंपेन कमेटी में। उनके साथ मेघवाल के साथ दूसरे स्थान पर उनको रखा गया। ये एक बेहद बड़ी बात हो जाती है, उनको को चेयरमैन बनाया गया है अशोक चांदना को। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि इसी मामले में वैभव गहलोत को शामिल किया गया है। यानी कि आप अगर अच्छा एक चीज अगर हम समझे इसकी पूरी परिपाटी समझे तो ये जो भी कमेटियां बनी है, चाहे हम चुनाव समिति की बात करें, स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें, जो कमेटीज अभी आज जो लिस्ट सामने आई है इसमें समझ में आ रहा है कि किसी कितनी चल रही है, कौन लीड कर रहा है इस चुनाव को। जाहिर तौर पर अब तक ये चीज समझ में आ चुकी है कि एआईसीसी ने फ्री हैंड गहलोत साहब को दे दिया है कि जाइए जो करना करिए, चुनाव जीतिए। बेशक ये एक प्लस पॉइंट भी है, और दूसरी तरफ एक चीज बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है कि अब इस मामले में सभी को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत पर आ जाती है, मुख्यमंत्री पर, कि वो जो अब तक इस कैंपेन को बनाए हुए हैं, एक तरह से कहें कि राजस्थान में जैसे कि उन्होंने अगर योजनाओं की बात करें और राहत शिविरों के जरिए एक जो कह सकते हैं पिछले 4 महीने से लगातार जो कितने बोर्ड बनाए उन्होंने, कितनी योजनाओं की घोषणा की है, कितने समाजों को कह सकते हैं कि जो मांगा वो एक घोषणाएं करी हैं। लगातार आप भर्तियों की बात करें या किसी युवाओं के डिमांड की बात करें तो हर जगह पे वो उसको पूरा करने की कोशिश करते रहे। बीजेपी जरूर ये आरोप लगा रही है कि सिर्फ 4.5 साल सरकार नहीं थी, केवल 5 महीने के लिए सरकार है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जमीनी स्तर पर किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना चेहरा आगे रखने में कामयाब रहे। लेकिन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में गोविंद राम मेघवाल का चेहरा आगे करके पार्टी कहीं ना कहीं ये जो SC/ST के वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं जोड़े रखना चाहती है, और अशोक चांदना के जरिए गुर्जर जो वोट बैंक है उनको कहीं ना कहीं जोड़े रखना चाहती है। दानिश सबराज, चेतन डूडी, यानी दानिश सबराज मुस्लिम वर्ग से आते हैं और चेतन डूडी जो है जाट समाज। तो कहीं ना कहीं ये एक कॉम्बिनेशन बनाने का जो कोशिश है एआईसीसी का वो किया और इस कमेटी में रहा है। लेकिन कितनी भी कहें कि जिस तरीके से एआईसीसी ने एक मैसेज दिया, देखिए पिछले आप 2 महीने से देखेंगे तो राजस्थान से जुड़े किसी भी नेता को दिल्ली में रहने से मना कर दिया गया है। यानी कि आप सब लोग जाइए, जयपुर जाइए, राजस्थान जाइए, लेकिन दिल्ली में आप कोई नहीं आएगा। यानी कि जो टिकट का वितरण, टिकट की स्थिति, टिकट का लेकर जो अभी कवायद चल रही है, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए 2-3 चीजें और मैं चाहूंगा इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कैंपेन का जिम्मा, क्योंकि अब यहां से पूरा कैंपेनिंग चालू होगी, बड़े नेता आएंगे, बड़ी रैलियां होंगी और तमाम चीजें हम देखेंगे। अब
अब कैंपेन की अगर बात होती है तो जाहिर तौर पर उन नेताओं को ध्यान में रखा जाता है जिनके पास तगड़ा जनाधार हो, जिनके पीछे 50-60 हजार आदमी खड़ा रहे। एक ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू। दूसरा ये कि जो कमेटी बनी है विशेष तौर पर मैनिफेस्टो के लिए, तो घोषणा पत्र क्या होगा, क्योंकि बहुत कुछ तो मुख्यमंत्री गहलोत ने ऑलरेडी दे दिया है। आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में बौछार की है योजनाओं की और लोगों तक डायरेक्ट लाभ पहुंचाया है, चाहे वो 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी बीमा योजना की बात, स्मार्टफोन दिए गए, स्कूटीज बांटी जा रही हैं और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया गया है। अब ऐसे में मैनिफेस्टो क्या होगा, ऐसी क्या चीजें उसमें शामिल की जाएंगी, ऐसी क्या चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी जिससे लोग कनेक्ट हों और लोगों को ये मैनिफेस्टो भी आने वाले समय में कांग्रेस की क्या नीति है, क्या रणनीति है, किस प्रकार से प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे, क्या विजन होगा, ऐसी चीजें कैसे नजर आएंगी। तो ये दो चीजें हैं, इस पर मैं चाहूंगा कि जरूर आप बताएं क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, एक कैंपेन और दूसरा मैनिफेस्टो। निजाम, देखिए मैं फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि देखिए कैंपेन कमेटी के जो नाम है, अगर शुरुआती अगर आप 10 नाम भी देखें तो सोशल इंजीनियरिंग का खास तौर से इसमें रहा है। इवन कि प्रताप सिंह खाचरियावास को उसमें शामिल किया गया है। अगर रामलाल जाट है, कृष्णा पूनिया को देखिए कि अभी तक कृष्णा पूनिया को किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किया गया था और ये पहली कमेटी है जिसमें कृष्णा पूनिया को शामिल किया, गणेश गोगरा और रामलाल मीणा। 11वें नंबर पे जो है वैभव गहलोत को शामिल किया गया है, तो घनश्याम मेहर। तो यानी कि जो कैंपेन कमेटी में अगर आप शुरुआत के 10 नाम देखें तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि वो सभी में शामिल रहते हैं, और लेकिन इनके अलावा अगर बात करें गोविंद राम मेघवाल हमेशा से पूरी तरीके से वो है जो अशोक गहलोत के साथ रहे, हर जगह उनके साथ खड़े रहे हैं, तो उनके खेमे का अशोक चांदना ने खुलकर जो कह सकते हैं उनके हमेशा से अदावत रही है, अगर सीधे तौर पर सामने नहीं आई लेकिन हमेशा से रही है कि जब भी सचिन पायलट के एवज में या सचिन पायलट को जहां पे तरजीह हो वहां अशोक चांदना सामने खड़े नजर आते रहे। राजकुमार शर्मा स्पष्ट तौर पे बात करें तो देखिए कि एक तरह से ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश, दानिश अबराज, चेतन डूडी और प्रताप सिंह खाचरियावास, रामलाल जाट, कृष्णा पूनिया। तो अगर आप ये शुरुआती 10 नाम भी देखें निजाम मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कनेक्ट हो गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। स्वर्णिम जी, कमेटियां बन गई हैं, कैंपेन कमेटी का जिम्मा गोविंद राम मेघवाल साहब को दिया है, बाकी चीजें मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक पता होंगी। मैनिफेस्टो कमेटी जो है डॉक्टर सीपी जोशी साहब देख रहे हैं, हरीश चौधरी साहब को स्ट्रेटेजिक कमेटी का जिम्मा दिया गया। किस प्रकार से इन कमेटियों को बतौर प्रवक्ता आप देख रहे हैं? हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सारी जो कमेटीज बनी है आगामी चुनाव को लेकर के हमें किस तरह से चुनाव जीतना है, इन सब के मद्देनजर जो है अलग अलग कार्य हम सब ये करेंगे। और निश्चित रूप से ये तय बात है कि जो भी आपने देखा होगा कि हमारे बहुमूल्य नेतागण हैं, उन सबको जिम्मेदारियां मिली है, सबने अपने अपने जो है तरीके से पहले भी काम किया, अनुभवी लोग हैं, हम लोगों को सीखने को मिलता है। और निश्चित रूप से आगे कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करके जो हमने कार्य किए हैं, जन जन तक पहुंचे हैं, जनता का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, लेकिन ये आशीर्वाद बरकरार रहे, चुनावों में वोट में तब्दील हो, इसी को लेकर ये तमाम कमेटीज बनी है जो अपना अपना कार्य अपने अपने तरीके से करेंगी। तो आप आश्वस्त हैं, आप लोग आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, ये जो कमेटियां बनी, क्योंकि अब यहाँ से सारी जिम्मेदारियां सबकी शुरू होंगी और यहाँ से ग्राउंड पर चीजें नजर आने लगेंगी, चाहे मैनिफेस्टो की बात हो जिससे जनता सीधा कनेक्ट करती है, चाहे कैंपेनिंग की बात हो। स्वर्णिम जी, देखिए मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम तो आश्वस्त ही नहीं कहते, मोर देन कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार जितने कैंपेन इन्होंने प्लान किए, डिवाइस किए, केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर के, केंद्रीय नेताओं को ला करके किए, तो सब फ्लॉप हुए, फेल होते जा रहे हैं। और आप देख लीजिए क्या क्या कर पाए, कहीं किसी भी जगह कांग्रेस के खिलाफ तो आंदोलन खड़ा न कर पाए। बनिस्बत यहाँ राजस्थान में तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही आंदोलन किए होंगे और न एकजुट हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ जवाब है, क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना ना बना सके, इसका जवाब दे पाए, या क्यों महंगाई से जो है राहत नहीं दे पाए। हम अशोक गहलोत सरकार अगर 500 रुपये में सिलेंडर देती है तो मोदी जी क्यों नहीं दे पाए। ये सब तमाम सवाल जो है जो खड़े हुए हैं आज, इनके के जवाब से भारतीय जनता पार्टी उसके नेता भाग रहे हैं। उसका आप सीधा साधा जो आगे परिणाम आने वाला है वो यही है कि बहुत ही भारी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आप लोग अपनी सोलिम जी, आप लोग अपनी कमेटी बना रहे हैं, जाहिर तौर पर बड़े बड़े आपके आयोजन हो रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी वालों ने भी बहुत बड़ी बैठक की है, बड़े बड़े नेताओं को बुलाने की तैयारी है, तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता उतरने जा रहे हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री साहब। कैसे संभालेंगे, कैसे मोर्चा संभाल पाएंगे आप लोग इन बड़े नेताओं के सामने?
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ समय पहले यहाँ पे मानवर्धान में बैठक की, उस की भीड़ देख लीजिए, और यहाँ पे हमने राहुल गांधी जी की थी वो देख लीजिए, यहाँ जेपी नड्डा जी ने जितनी रैलियां की हों उन सबके जो है संख्या पर जोड़ लीजिए। और आज अभी मैं इस वक्त गुलाबपुरा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनके रैली करवा करके मैं बाहर निकला हूँ सभा स्थल से, और सभा स्थल से बाहर निकल के मैं ये दावा कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बराबर की किसी भी तरह की जो है कोई आयोजन प्रयोजन या रैली नहीं करेगी। चतुर्वेदी जी, जाहिर तौर पर भीड़ आ रही है, आपके हर एक सभा में भीड़ आ रही है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बात की सर कोई गारंटी होती नहीं है कि भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने उत्तर प्रदेश का एग्जांपल आपको दूं तो 22 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सपा की भीड़ नजर आ रही थी, सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो पैमाना आप सेट कर, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कहीं और गुंजाइश है सुधार की, भीड़ वाली के कारण भीड़ आ रही है, जो राहत दे रहे हैं महंगाई से उसके कारण भीड़ आ रही है। मैंने आपको बताया कि एक महंगाई देने वाली सरकार और एक महंगाई से बचाने वाली सरकार, बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, ये सब जानते हैं, और इसीलिए भीड़ आ रही है। भीड़ प्रेम है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के कामों के प्रति जो है उनका समर्थन है, इसलिए भीड़ आ रही है। लोग आ रहे हैं, लोग सम्मान के साथ आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं, और हमारे नेता जो काम कर रहे हैं धरातल पर उसका परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी को बार बार हमारे खिलाफ कोई यात्रा निकालने, मतलब आप स्वर्णिम जी ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी भीड़ भाड़े की भीड़ नहीं है, लोग अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, योजनाएं लोगों तक पहुंची है, तो जाहिर तौर पर उन योजनाओं से लोग खुश हैं और इसीलिए आपकी तमाम सभाओं में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी, जुड़े आप, तमाम बातचीत आपने की हमसे, जाहिर तौर पर आप बड़ी सभा से निकले। आप आरसी चौधरी साहब भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। चौधरी जी, कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है, अब जितने ऐलान होने थे मुझे लगता है लगभग कंप्लीट हो गए, अब आप लोग पूरी तरीके से फ्री हैंड होकर चुनाव में उतरेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप लोग अपनी जीत को लेकर? पहली बात है। दूसरी बात है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जो कैंपेन कमेटी बनी है, जो मैनिफेस्टो की कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं बतौर प्रवक्ता इन कमेटियों को? चौधरी साहब देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर प्रति 5 वर्ष के बाद में जनता की अदालत में जाना होता है, और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। चुनाव की जब बेला बच चुकी हो, चुनाव की रणबेरी हो, और तब कमेटियां का जो गठन होना, तो ये कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है उन्होंने जो इससे पूर्व भी जो चुनाव हुए, चाहे कर्नाटक का हो चाहे हिमाचल का हो, वो एक कदम आगे बढ़ के पूर्व में तमाम रणनीतियों को उन्होंने अंजाम दिया। हमारे जो तमाम नेता हैं वो लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि प्रथम जो सूची है सितंबर के अंतिम सप्ताह में हम घोषित कर देंगे। इन्हीं को लेके जो लगातार जो कमेटी के गठन की बात है, जो इससे पहले जो 2 कमेटी का गठन हो चुका है, पीसी की मीटिंगें लगातार हो रही हैं ब्लॉक, जिला और प्रदेश लेवल पे। ये जो 8 कमेटियां आज नई गठित की हैं, निश्चित रूप से चुनाव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कमेटियां हैं। ये चुनाव को एक गति प्रदान करेगी, लेकिन जनता की अदालत के अंदर कांग्रेस पार्टी का तमाम जो कार्यकर्ता, विधायक, नेता लगातार चाहे वैश्विक महामारी हो चाहे लंपी जैसी बीमारी हो, सुख दुख में खड़े रहे। जनता के कल्याण के लिए जो वादे हमने जनता की अदालत में 2018 में किए थे, जो घोषणा पत्र बनाया था, उससे सरकारी दस्तावेज बना के प्रतिवर्ष सरकार ने जो काम किया वो जनता की अदालत में हमने लेखा जोखा रखा, और उसी का नतीजा ये था कि जब चुनाव के अंदर सरकार के प्रति आक्रोश होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, पायलट साहब की जो भूमिका 18 में नजर आई थी सर, वो इस बार इतनी नजर नहीं आ रही, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पायलट साहब लगातार जिस जगह पे जो जरूरत होती है, पार्टी के वो अध्यक्ष रहे, जब विपक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को बेनकाब किया, जनता को लगातार वो जनता के बीच में रहे। ऐसा नहीं कि जो चुनावी रणबेरी बजी तब वो जनता की अदालत में आए हों। जब सरकार होती है तो सरकार के जो मुख्यमंत्री और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार वो काम कर रहे हैं। पायलट साहब भी तमाम जो हमारी जो मीटिंग्स हैं उन मीटिंग्स के अंदर आ रहे हैं, उनके महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं, और आज वो कंपेन। ठीक है, लेकिन मतलब अब तक यही नजर आ रहा है चौधरी साहब की पूरा नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री गहलोत साहब का ही है, हर एक चीज में उनकी अगुवाई में ही पूरी कांग्रेस पार्टी, विशेष तौर पर पूरा पीसीसी जो है वो लगा हुआ है, और चुनाव जीतने के आप लोग मैदान में उतरे। फिलहाल बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप जुड़े।